इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। वक्त हो चला है राजधानी एक्सप्रेस खबरों का और बजट को लेकर के कांग्रेस नेता प्रेम कौशल का एक बयान सामने आया। प्रेम कौशल ने बीजेपी पर हमला बोला है और जुबानी हमले में ये कहा कि केंद्र ने हिमाचल के प्रति सौतेला व्यवहार किया, प्रदेश में नए उद्योगों की स्थापना को भी धक्का दिया है। तो फिलहाल देखिए, प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल ने केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये बजट हिमाचल प्रदेश के प्रति केंद्र के सौतेले व्यवहार की सोच को दर्शाता है और इसी सोच को आगे बढ़ाने वाला भी है। उन्होंने ये भी कहा कि इस बजट में प्रदेश को आर्थिक संकट से उबारने के लिए किसी प्रकार की सहायता का जिक्र ही नहीं है। यह बजट में प्रदेश में नए उद्योगों की स्थापना की संभावनाओं को भी धक्का लगा है। ना तो कोई चिंता है, ना कोई सार्थक कार्य योजना है। केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट उन्हें हिमाचल प्रदेश के साथ जो सौतेले व्यवहार का एक रवैया केंद्र का चल रहा है, उसी को इसमें आगे बढ़ाया गया है। हिमाचल प्रदेश के जो आर्थिक हालात हैं उनको ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश के लिए किसी भी प्रकार का कोई आर्थिक प्रावधान जो है वो केंद्रीय बजट में नहीं किया गया। जबकि जिन राज्यों में चुनाव हैं, चल रहे हैं या निकट भविष्य में होने वाले हैं, उन राज्यों को बड़े बड़े पैकेज और राहतें देने का काम इस बजट में हुआ। तो कह सकते हैं कि ये चुनावी राज्यों के लिए बनाया गया बजट है। और सबसे बड़ा दुखद पहलू ये है कि एक जो देश की सबसे बड़ी तादाद है बेरोजगार युवाओं की। तो फिलहाल आपने कांग्रेस नेता को सुना और दरअसल कांग्रेस की ओर से सवाल खड़े किए गए हैं कि आखिर इस बार का जो बजट आया, इस बजट में आपने एक स्टेट के लिए तो सुना और बहुत ज्यादा उस राज्य का जिक्र भी किया गया, यानी इशारों इशारों में। कांग्रेस का ये सवाल है कि आखिर हर बार बिहार के नाम पर जो बजट जारी होता है लेकिन दूसरे राज्यों को अनदेखा क्यों कर दिया जाता है। यहाँ तक कि सोशल मीडिया एक्स पर भी आपने कई कांग्रेस के नेताओं की पोस्ट अब तक देखे होंगे और इस बीच प्रेम कौशल जी ने भी यही कहा और प्रेम कौशल का ये कहना है कि हिमाचल प्रदेश को आखिर नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है। जब आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश पर किसी तरीके का आर्थिक बोझ है, उस आर्थिक बोझ से अगर मुक्ति दिलाने का काम हो सकता है संभवतः, तो इसमें केंद्र सरकार की मदद मिल सकती थी। लेकिन उस बजट में हिमाचल प्रदेश को पूरी तरह अनदेखा कर दिया गया और ये ठीक उसी प्रकार है जैसा आप किसी व्यक्ति के साथ एक सौतेला व्यवहार करते हैं और वैसा ही व्यवहार हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ किया गया है, क्योंकि उन्हें बजट में कोई जगह नहीं दी गई है, कोई मदद नहीं मिली है। और ऐसे में जिस तरीके से संभावनाएं जताई जा रही थी, एक उम्मीद लगाए लोग बजट से बैठे हुए थे, हिमाचल प्रदेश के लोग खासतौर पर जो कि निवेश करना चाह रहे थे, जो अलग कंपनियों का भी यहाँ पर स्टैब्लिश करने की कोशिश में थे, लेकिन कहीं ना कहीं उस बजट के धक्के के वजह से अब कई संभावनाएं आहत हुई हैं। कई ऐसे कार्य जो विकास से जुड़े हुए हैं वो रुक रहे हैं और उन पर पूर्ण विराम अगर लग रहा है तो वो सिर्फ बजट में हिमाचल प्रदेश के अनदेखी के कारण लगा है। तो फिलहाल देखिए, कांग्रेस के नेता है प्रेम कौशल जी और अब साथ ही कांग्रेस के नेता प्रेम कौशल की ओर से ही केंद्र सरकार पर निशाना साधने का काम किया गया और ये कहा गया कि हिमाचल प्रदेश को नजरअंदाज करने का काम किया गया है। इसमें साथ जानकारी के साथ जीवन कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जीवन, सबसे पहले तो ये समझना चाहेंगे कि हिमाचल प्रदेश को नजरअंदाज करने का आरोप जो कांग्रेस की ओर से लगाया जा रहा है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं आखिर उस राज्य से इतनी ईर्ष्या क्यों जब किसी राज्य को लेकर के एक बजट अलॉट किया जाता है। जी, आपने सही कहा, लेकिन समस्या यहाँ है कि प्रदेश सरकार के लोग और कांग्रेस पूरी कांग्रेस हिमाचल की ये कहती है कि आपदा से निकला है हिमाचल। अभी 10 से 12 हजार करोड़ रुपए का जो आपदा में नुकसान हुआ उसकी भरपाई अगर केंद्र करता तो इसको सही बजट कहा जाता कांग्रेस के लोगों द्वारा। लेकिन ये कहा गया कि आर्थिक संकट को नहीं देखा गया, बेरोजगारों को नहीं देखा गया, बेरोजगारों के लिए कोई भी इन्होंने ना वादा किया, ना कोई भी योजना बेरोजगारों के प्रति लाई। और जो चुनावी राज्य हैं उनको लेकर ही जो लोगों को लुभाने के लिए बजट दिया गया है, ये कांग्रेस के लोगों का कहना है। जी ठीक है, लेकिन साथ ही जीवन साथ सवाल ये भी है
कि एक और जहां कांग्रेस इस बात का मुद्दा बना रही है और ये सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन क्या अब तक बीजेपी की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने आई है क्या? क्योंकि सीधे तौर पर आरोप केंद्र सरकार पर भी है, बजट को लेकर भी है, तो ऐसे में बीजेपी की प्रतिक्रिया का इंतजार अब हिमाचल के लोग भी कर ही रहे होंगे कि जब उनसे सवाल पूछे जा रहे तो उनके पास जवाब देने को क्या है? जी, भाजपा के लोगों ने तो कहा कि बहुत अच्छा ये बजट निकला है। मध्यम वर्गीय जो लोग हैं उनके लिए तो ये सोने पे सुहागा जैसा बजट केंद्रीय सरकार ने दिया है। लेकिन कांग्रेस के लोग फिर एक ही बात कहते हैं कि जो आपदा में हमें नुकसान हुआ उसकी भरपाई की जानी चाहिए थी, उसकी बात की जानी चाहिए थी, वो नहीं की गई। बिहार और दूसरे राज्यों को लुभाने के लिए, लोगों को आकर्षित करने के लिए ये मन लुभावन जो बजट है वो दिया गया केंद्र सरकार द्वारा। ये बहुत सारी बातें जो है इन कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस के सरकार के लोगों ने कही। भाजपा ने पूरे तौर पर इस बजट को बहुत अच्छा बजट बताया है और बहुत सारे बयान, जैसे जयराम ठाकुर जी का, बिंदल जी का जो प्रदेश अध्यक्ष है, उनका बयान आता है कि ये बजट आज तक का सबसे बढ़िया बजट है। लेकिन जीवन, एक सवाल यह भी है कि सोशल मीडिया एक्स पर ही, कांग्रेस के ही ऑफिशियल पेज से मैंने एक और पोस्ट देखा था जिसमें तेलंगाना का भी जिक्र किया गया था और कांग्रेस उन राज्यों को लेकर के खासतौर पर सवाल कर रही है जो कि इस वक्त कांग्रेस शासित राज्य है। तो कांग्रेस ये चाहती है कि जहां उनका राज चल रहा है वहां के लिए तो अलग से स्पेशल बजट अलॉट किया जाए, लेकिन अगर किसी और की सरकार किसी राज्य में है तो उनकी बिल्कुल अनदेखी कर दी जाए क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सुरभि, देखिए, सीधे तौर पर चाहे वो कांग्रेस के, जैसे दिल्ली की बात भी कांग्रेस के लोगों ने, कई, प्रेम कौशल ने इस तरह से भी कहा कि जो मन लुभावन, जैसे कि जहां जिन राज्यों में चुनाव होने या चुनाव चल रहे हैं, इस तरह की बातें की, तो वहां ये चीज दी जा रही है। लेकिन हिमाचल के लोगों का, हिमाचल सरकार का कहना कि आर्थिक संकट से गुजरा है हिमाचल, जिसकी भरपाई केंद्र सरकार को करनी चाहिए थी बजट में, उसका जिक्र होना चाहिए था, उसकी बात होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उत्तराखंड में जब आपदा आई तो पूरा केंद्र वहां चला गया, चाहे सरकार किसी की भी थी, लेकिन हिमाचल के लिए एक भी शब्द बजट में नहीं कहा गया। इसका रोष मना रही है कांग्रेस। ये कहना है प्रेम कौशल जी का, जो उन्होंने आज बयान दिया है कि हिमाचल अपने आप में आर्थिक संकट से गुजरा है, आपदा देखी है हिमाचल ने, जिसकी भरपाई केंद्र सरकार को करनी चाहिए थी, नहीं की। ये बहुत बड़ा दुख। जी ठीक है, तो अब इस पर इंतजार रहेगा बीजेपी की प्रतिक्रिया का भी कि आखिर बीजेपी की ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। जब सवाल हिमाचल प्रदेश को लेकर ये पूछा गया कि आपदा के लिए भी जिस तरह मदद की गुहार लगाई गई थी, लेकिन मदद नहीं मिल पाई केंद्र सरकार की ओर से। बहुत शुक्रिया आपका जीवन, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब आपको पंजाब से जुड़ी हुई भी ये खबर बता देते हैं। दरअसल पंजाब के अमृतसर में 26 जनवरी को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा से छेड़छाड़ किए जाने के मामले में बीजेपी की ओर से गठित 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल अमृतसर पहुंचा। ये प्रतिनिधिमंडल मौके पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर बीजेपी नेतृत्व को सौंपेगा। टीम के इस प्रमुख और राज्यसभा सांसद ब्रजलाल ने यह कहा है कि पंजाब में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। ये सिर्फ एक व्यक्ति का काम नहीं है, बल्कि एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। उन्होंने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर निशाना साधते हुए कहा है कि वो इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ी घटना और वो भी 26 जनवरी के संविधान निर्माता के मूर्ति को क्षतिग्रस्त की गई, संविधान पर एसिड डाला गया और इस घटना से पूरा देश आंदोलित है। पंजाब में बंद हुई, तमाम राज्यों में इसका विरोध हुआ और सबसे दुखद यह रहा कि यहाँ के मुख्यमंत्री यहाँ नहीं आए। अरविंद केजरीवाल जी जो बाबा साहब को बहुत बड़ा भक्त बनाते हैं, जुबान से एक शब्द नहीं निकली, केवल इलेक्शन खेल रहे हैं दिल्ली में और यहाँ उनको फुर्सत नहीं मिली। यहाँ पर एक बहुत बड़ी घटना
और वो भी 26 जनवरी। तो वहीं देखिए, रेवाड़ी के बीजेपी विधायक लक्ष्मण यादव ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की जिसमें उन्होंने हरियाणा पर यमुना में जहर मिलाने का आरोप लगाया था। लक्ष्मण यादव ने यह कहा कि अरविंद केजरीवाल गिरगिट की तरह रंग बदलने में माहिर है। उन्होंने ये कहा कि अरविंद केजरीवाल के आगे अब गिरगिट भी शर्माने लगा है। देखिए, वो आपने देख ही लिया पिछले एक सप्ताह से किस तरह से उस बात पे हो रही है, और आज केजरीवाल का जो शब्द था कि यमुना में हरियाणा जहर मिला रहा है, तो उसका जवाब भी जनता ने दे दिया है लगभग। और हमारे सब ने भी वहाँ जाके खुद मुख्यमंत्री ने उस यमुना के पानी का आचमन किया है। तो जहर होता तो सबसे पहले तो हमें ही नुकसान करता, और दिल्ली जो है वो हमारी है। दिल्ली में हमारे सब लोग हैं, अपने लोगों को कोई जहर देता है क्या? ये तो केजरीवाल में जहर भरा पड़ा है, क्योंकि अब वो झूठ क्या क्या बोलेगा, कितना बोलेगा, कब तक बोलेगा। आज झूठ सबके सामने, जनता के सामने आ गई है। अगर भाई गिरगिट से भी ज़्यादा अगर किसी ने रंग बदले तो गिरगिट भी केजरीवाल को देख के शर्मा जाए। और आज जनता ने मन बना लिया है, पूर्ण बहुमत की सरकार दिल्ली में भाजपा की बनने वाली है, और केजरीवाल को इस बार दिल्ली की जनता धूल चटा रही है। तो करनाल के घरौंडा में वीर सावरकर पार्क में हरियाणा विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण पहुंचे, जहां पर उन्होंने बच्चों के साथ क्रिकेट में हाथ आजमाया। विधानसभा स्पीकर ने बच्चों के साथ क्रिकेट का लुत्फ उठाया और बल्ले से शॉट लगाते हुए भी नजर आए। अपने सरल स्वभाव के लिए हमेशा से चर्चा में रहे स्पीकर हरविंदर कल्याण पहले भी कई बुजुर्गों, स्कूली बच्चों और आम लोगों के बीच में इस तरह से पहुंचकर उनके साथ चर्चा करते रहे हैं, उनकी समस्याओं को आराम से सुनते रहे हैं, और साथ ही जब ऐसे मौके उन्हें मिलते हैं तो देखिए किस तरह वो क्रिकेट में भी अपना हाथ आजमाते हुए नजर आए। तो वहीं बजट को किसान नेता ने बताया निराशाजनक। किसानों की मांग ये थी कि जिस तरह उन्होंने अपेक्षा की थी, लेकिन उपेक्षा हाथ लगी। फिलहाल बजट में किसानों की मांगों की पूरी तरह से उपेक्षा की गई है, ये किसान नेताओं का कहना है। बजट में मजदूरों के लिए भी कोई रियायत नहीं दी गई। शंभू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा के नेता सरवंत सिंह पंढेर ने केंद्रीय बजट को किसानों के लिए निराशाजनक करार दिया। उन्होंने ये कहा कि बजट में किसानों की मांगों की पूरी तरह उपेक्षा की गई है। उन्होंने बताया कि केंद्र एमएसपी पर कानूनी गारंटी देने से भाग रही है। केंद्र ये कह रहा है कि अगर सरकार ने एमएसपी पर फसल खरीदी तो फिर देश में 25% तक महंगाई बढ़ जाएगी। केंद्र झूठ बोल रहा है। देशवासी विशेषकर किसानों को गुमराह किया जा रहा है। करोड़ मध्य वर्ग है। अब मध्य वर्ग की परिभाषा कोई नहीं है, चलो मान लेते हैं। अब जो देश भर में जितने भी लोग टैक्स फाइल करते हैं, पिछले सर्वे बोलते 7.5 करोड़, उनमें से 5 करोड़ लोग जीरो टैक्स फाइल करते हैं, रह गए भाई 2.5 करोड़। ठीक है, वो 2.5 करोड़ की 42 करोड़ से आबादी निकालिए, 5%। अब देख लिए देश की आबादी कितनी बड़ी है, 140 करोड़। अब 2-4% तो बहुत अमीर है, तो किसको फायदा हुआ? किसी मध्य वर्ग को फायदा नहीं हुआ। ये प्रचार माध्यमों में चाय बोला जा रहा, सच नहीं बताया जा रहा। ये स्लैब आ गई, वो स्लैब आ गई, किसको फायदा हुआ? ग्रामीण क्षेत्र का, रूरल डेवलपमेंट का बजट कम कर दिया गया। 42-43 करोड़ मध्य। खबर गुरदासपुर से है, जहां पर डेरा बाबा नानक थाना क्षेत्र में पुलिस और गैंगस्टरों के बीच में भीषण मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हो गए और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। जानकारी के मुताबिक दोनों आरोपियों को हथियारों की बरामदगी के लिए डेरा बाबा नानक के नजदीकी गांव शाहपुर जाजन के पुल पर लाया गया था, जहां उन्होंने पुलिस पर गोलीबारी शुरू कर दी। इस बीच पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया।
बजट पर किसान नेता राकेश टिकैत का बयान सामने आया। गांव और देहात के लिए बजट हितैषी नहीं है। किसान आंदोलन को लेकर के टिकैत का ये बयान जब सामने आया तो उन्होंने ये भी कहा कि एसकेएम जब तक एक साथ कॉल नहीं देता है तब तक बड़ा आंदोलन नहीं हो पाएगा। किसान नेता राकेश टिकैत की ओर से आम बजट को लेकर के एक बार फिर से फेलियर बताया गया और ये कहा कि ये बजट सिर्फ दिल्ली के कागजों में ही बेहतर है, लेकिन ये बजट गांव और देहात के लिए हितैषी नहीं है। राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन पर भी सवाल उठाए और ये कहा कि जब तक संयुक्त किसान मोर्चा एक साथ कॉल नहीं लेगा तब तक ये आंदोलन बड़ा हो ही नहीं सकता। जब तक किसान इकट्ठा लड़ाई नहीं लड़ेगा, जो लोग दिल्ली से इकट्ठे आए, अगर दिल्ली की कॉल देनी है तो इकट्ठी ही सबको देनी पड़ेगी, फिर इकट्ठा होना पड़ेगा। नहीं, पंजाब का नहीं, आंदोलन तो पूरे देश का है, किसान भी पूरे देश से हैं। जब तक वही संगठन एसकेएम इकट्ठा होकर कॉल नहीं देगा, बड़ा आंदोलन जब तक नहीं बनेगा तो सरकार जब तक नहीं मानेगी। अभी उनकी जो कमेटी है वो बातचीत कर रही, 14 तारीख में कमेटी की बातचीत है। सरकार ने 14 तारीख का टाइम दिया है, तो उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो वहीं बिजली मंत्री अनिल विज ने रोहतक के बिजली सेवा केंद्र में छापा मारा। इस दौरान उन्होंने शिकायतकर्ताओं से खुद फोन पर बातचीत कर शिकायत पर कार्रवाई की जानकारी मांगी और इस मौके पर बिजली मंत्री अनिल विज ने एसआई को निर्देश देते हुए कहा कि जो शिकायतें 4 घंटे से ज्यादा तक हल नहीं हुई, उनकी जांच करते हुए संबंधित स्टाफ से स्पष्टीकरण लेने के भी निर्देश दिए हैं। खबर हरियाणा से है। हरियाणा में भाखड़ा नहर में गिरी क्रूजर गाड़ी। फतेहाबाद हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ गई है। 14 सवारों में अब 9 की मौत बताई जा रही है, 3 अभी भी लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी बताया जा रहा है। खबर हरियाणा के फतेहाबाद से है, जहां पर हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर के 9 हो गई है, जबकि 3 अभी भी लापता है। फतेहाबाद में शुक्रवार की रात को कोहरे के बीच एक क्रूजर गाड़ी नहर में जा गिरी थी। शुरुआत में 1 मौत और 11 लोगों के लापता होने की जानकारी सामने आई थी, लेकिन अब धीरे धीरे संख्या बढ़ती जा रही है। अब मृतकों की संख्या बढ़कर के 9 हो गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन में 2 लोगों को बचाया भी गया है। इनमें एक व्यक्ति के अलावा 11 साल का बच्चा भी शामिल है। तो फिलहाल देखिए, ये जानकारी जब सामने आई बताया जा रहा है कि 14 सवारी इस क्रूजर गाड़ी में थे जिस दौरान यह हादसा हुआ। हरियाणा के भाखड़ नहर में बताया जा रहा है कि यहाँ पर यह अचानक से जब हादसा हुआ था, मृतकों की संख्या उस वक्त सिर्फ 1 की बताई गई थी, क्योंकि सिर्फ उस वक्त एक ही मृतक के शव को बरामद किया जा सका था, लेकिन कुछ 11 लोगों को लापता बताया गया था। इसके बाद से धीरे धीरे ये संख्या बढ़ती चली गई और इसके बाद ये जानकारी सामने आई कि इसमें मरने वालों की संख्या कुल 9 हो चुकी है, जबकि 2 लोगों को बचाने की भी खबर मिली। हालांकि अभी भी 2 ऐसे लोग हैं जिनको लेकर के बताया जा रहा है कि वो लापता चल रहे हैं। तो कुल 14 यात्री इसमें सवार थे क्रूजर गाड़ी में, और हादसे के दौरान इसमें से सिर्फ 2 लोगों को अब तक बचाया जा सका है। तो फिलहाल ये पूरा मामला हम आपको हरियाणा से जुड़ा हुआ बता रहे हैं, जहां पर फतेहाबाद में यह हादसा हुआ और एक नहर में बीती रात ये एक गाड़ी गिरने की वजह से 14 यात्री जो उसमें घायल हुए थे, उसमें से सिर्फ 2 को ही बचाया गया है और कई लोगों की मौत की खबर है। वहीं कुछ लोगों को अभी भी ढूंढा जा रहा है। फिलहाल टोल बचाने के लिए रोडवेज ने टोल कर्मियों को अब कुचलने का मामला सामने आया है। और रोडवेज के मामले में देखिए, ये बताया जा रहा है टोल कर्मी जहां पर अपना कार्य कर रहे थे वहां का सीसीटीवी फुटेज भी जारी किया गया है और सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी घटना कैद हुई है। निजी हॉस्पिटल में घायल को फिलहाल भर्ती भी करवाया गया है ताकि उचित इलाज समय पर मिल सके। पुलिस ने रोडवेज ड्राइवर के खिलाफ ही जांच शुरू कर दी है। दरअसल हरियाणा के गुरुग्राम टोल प्लाजा से एक हैरान करने वाला मामला तब सामने आया जहां टोल बचाने के लिए हरियाणा रोडवेज बस के ड्राइवर ने टोल कर्मी को कुचल दिया, जिससे टोल कर्मी बुरी तरीके से घायल हो गया है। पूरा मामला गुड़गांव सोहना रोड स्थित घामडोज टोल का बताया जा रहा है। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। फिलहाल घायल टोल कर्मी को आनंद फानन में नजदीकी अस्पताल ले जाया गया है, जहां इलाज जारी है। आप ये समझिए कि किस तरह टोल बचाने के लिए लोग किसी की जान लेने पे भी आमादा हो जाते हैं।
खबर हरियाणा के रेवाड़ी से है, जहां पर ढालियावास गांव में जुआ खेलते हुए 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और वहीं पुलिस ने गिरफ्तार जुआरियों के पास से ताश और साथ ही 6500 की नकदी भी बरामद की है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया है। अगली खबर भी हरियाणा से है, जहां पर जींद में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां एक ट्रक ट्रॉला हाईवे की ग्रिल तोड़ करके 50 फीट नीचे खाई में गिर गया। वहीं इस दौरान एक साइकिल सवार भी ट्रक की चपेट में आ गया। घटना के बाद से ना तो ट्रक चालक का कुछ पता चल सका और ना ही साइकिल सवार की कोई खबर अब तक मिली है। और मिली जानकारी के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि ट्रक ट्रॉला पंजाब से दिल्ली की तरफ जा रहा था। घने कोहरे के चलते ट्रोले का बैलेंस बिगड़ गया और हादसा हो गया। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। और फिलहाल इसी के साथ यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।